हेट्रोजीनियस स्टाइल, वर्ड हेट्रोजीनियस, सबसे पहली बात तो ये कि इसका मतलब कि हेट्रोजीनियस से मुराद कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मल्टीपल डिफरेंट जो है एलिमेंट से मिलके बनी हो, उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो इस फ्रेज़ का ओवरऑल मतलब ये हुआ है हेट्रोजीनियस स्टाइल से मुराद ऐसे आर्किटेक्चर स्टाइल जो एक से ज़्यादा मुख्तलिफ आर्किटेक्चर स्टाइल्स को हम कंबाइन करके आपस में बनाएं। सो अब इसको स्लाइड्स को नंबर 5 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स स्टाइल्स क्रिएटेड थ्रू कंपोजिशन ऑफ सिंपलर स्टाइल। ये हेट्रोजेनियस स्टाइल की बेसिक डेफिनेशन है कि सिंपल स्टाइल जो चैप्टर 5 में हमने पढ़े थे या पिछली स्लाइड में भी हमने देखे हैं, वो बेसिक आर्किटेक्चर स्टाइल थे। अब उन्हीं बेसिक आर्किटेक्चर स्टाइल को अगर हम आपस में ज्वाइन करें, कंबाइन करें, तो वी कैन क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर स्टाइल्स। तो द क्वेश्चन इज कि कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर स्टाइल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसका जवाब ये है कि टुडेज एप्लीकेशन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है इन कंप्यूटर साइंस, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स किस्म की एप्लीकेशंस बन रही हैं। दैट्स वाई एक एप्लीकेशंस को सिर्फ एक ही किस्म के आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो सेटिस्फाई नहीं करते। दैट्स वाई वी नीड मल्टीपल आर्किटेक्चर स्टाइल, दैट्स वाई वी नीड टू कंबाइन मल्टीपल आर्किटेक्चर स्टाइल्स इन ऑर्डर टू डिज़ाइन मॉडल वर्ल्ड एप्लीकेशन। सो उसमें से एक जो आर्किटेक्चर स्टाइल है दैट इज C2 स्टाइल, और C2 स्टाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ we can say implicit invocation, layering and other constraint, right। ये मल्टीपल किस्म के इसमें implicit invocation प्लस layered architecture stack और कुछ उसमें दूसरे constraints भी हैं जो कि C2 का हिस्सा हैं, तो वो हम अगले स्लाइड्स में इंशाल्लाह देखेंगे कि what they are। In addition to that, we have distributed object as well। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट जो है अगर यानी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को अगर हमने डिज़ाइन करना है तो यकीनन वो भी हम बेसिक आर्किटेक्चर्स स्टाइल्स को यूज़ करते हुए हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन नहीं बना सकते। तो उनके लिए हमें क्या चाहिए जी, वी नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल प्लस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल, लाइक वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्टाइल्स, राइट। और उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए एक फ्रेमवर्क या एक आर्किटेक्चर वो क्या है, कॉर्बा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। C2 स्टाइल जी, C2 स्टाइल क्या है, इसमें यहाँ इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी है। इन एन इनडायरेक्ट इन्वोकेशन स्टाइल, ये एक इनडायरेक्ट इन्वोकेशन स्टाइल है इन विच इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, अब एम्फेसिस किस पे है जी, इंडिपेंडेंट पे है। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कम्युनिकेट एक्सक्लूसिवली थ्रू मैसेज राउटिंग कनेक्टर्स। अब इंडिपेंडेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली मैसेज राउटिंग कनेक्टर्स के ज़रिए से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब फर्दर क्या है जी, इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन कनेक्शंस बिटवीन कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स इंड्यूस लेयरिंग। कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स के दरमियान अब एक चीज़ इसमें ध्यान में रखें कि इसके दो हिस्से जो हैं वो लाजमी होंगे। C2 स्टाइल जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, इसमें जो एप्लीकेशंस बनेंगी उसमें उसके दो जो है ना मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट आर कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स। अब कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स के दरमियान जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको जिसकी वजह से हमने उन्हें सेपरेट किया है, इसकी वजह से उसमें लेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है C2 में, क्योंकि उसके रूल्स ही ऐसे हैं कि व्हेन वी एक्चुअली डिज़ाइन C2 बेस्ड एप्लीकेशंस तो वो हमें लेयर्स का कॉन्सेप्ट जो है उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। बट द मेन थिंग इज़ कि कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंटली जो है वो आपस में लिंक्ड अप होते हैं एंड और वो कंपोनेंट्स आपस में वो इंडिपेंडेंटली एक्सक्लूसिवली वो कनेक्टर्स के ज़रिए से जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। C2 स्टाइल की हम बात करें स्लाइड नंबर 7 पे जी। अब अगर हम इसमें बात करें कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स इसमें क्या होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, जैसे अभी हमने बात की, पोटेंशियली कंकरेंट मैसेज जनरेटर्स एंड और कंज्यूमर। तो या तो वो कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है C2 आर्किटेक्चर स्टाइल में, C2 का जो डिज़ाइन है उसमें जो भी जो है वो कंपोनेंट होगा, या तो वो मैसेज को जनरेट करने वाला होगा, ठीक है, या वो मैसेज को कंज्यूम करने वाला होगा। ये कंपोनेंट की उसमें ये समझ लें करेक्टरिस्टिक्स है। कनेक्टर्स क्या है जी, इसमें मैसेज राउटर्स दैट में फिल्टर, ट्रांसलेट एंड ब्रॉडकास्ट मैसेजेस ऑफ टू काइंड्स। कनेक्टर्स उसमें मैसेज को राउट करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं जी, या तो वो फिल्टर करेंगे मैसेज को, या ट्रांसलेट करेंगे, या ब्रॉडकास्ट करेंगे मैसेजेस को। और वो वाले जो मैसेजेस हैं
वो क्या होंगे जी, दो तरह के होंगे, या तो वो नोटिफिकेशंस होंगी या तो वो रिक्वेस्ट्स होंगी। ठीक है, यानी कनेक्टर जिन मैसेजेस को राउट करेंगे या फिल्टर करेंगे या ब्रॉडकास्ट करेंगे, वो मैसेज की दो ही टाइप होंगी, या तो वो नोटिफिकेशन होंगी या मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ जो है वो रिक्वेस्ट होंगे। उसके अलावा इसमें क्या है जी, डाटा एलिमेंट्स C2 की हम बात कर रहे हैं। मैसेजेस यानी मैसेजेस इटसेल्फ क्या है, डाटा सेंड एज अ फर्स्ट क्लास एंटिटीज ओवर द कनेक्टर्स, वो डाटा जो कि कनेक्टर्स के ज़रिए से भेजा जाए, यानी उसकी कोई ना कोई फिक्स जो होगी वो टाइप होगी। नोटिफिकेशंस मैसेजेस अनाउंस चेंजेस ऑफ स्टेट। अब बात हो रही, ऊपर हमने बात की थी यहाँ पे जी नोटिफिकेशन और रिक्वेस्ट की, लेकिन नोटिफिकेशन मैसेज क्या होते हैं, नोटिफिकेशन मैसेज क्या कहते हैं जी, ये में अनाउंस चेंज ऑफ स्टेट, यानी अगर स्टेट चेंज हुई है तो दैट विल बिकम अ नोटिफिकेशन, जो कि एक कंपोनेंट से दूसरे में जाएगी। और रिक्वेस्ट मैसेज क्या है जी, वो क्या अंडरस्टूड सी बात है, रिक्वेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन, अगर कोई एक्शन हम चाहते हैं कि कंपोनेंट परफॉर्म करे तो यकीनन हम उसे जो मैसेज होगा वो हमारा रिक्वेस्ट की डेफिनेशन में शामिल होगा। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी यानी अरेंजमेंट, लेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स विद अ डिफाइंड टॉप एंड बॉटम, जो लेयर्स होती हैं कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स की, उनका कोई डिफाइंड टॉप एंड बॉटम होता है। ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं तो इससे क्या मुराद है। वेयर इन नोटिफिकेशन फ्लो डाउनवर्ड्स, C2 का जो मॉडल है, आर्किटेक्चर मॉडल, इसमें नोटिफिकेशन जो हमेशा होंगे वो हम नीचे की तरफ मॉडल करेंगे, और जो रिक्वेस्ट है वो हम ऊपर की तरफ उसे मॉडल करेंगे। ये भी हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। अब अगर हम लूनर लैंडर की बात करें, C2 लूनर लैंडर, यानी जो लूनर लैंडर का बेसिक जो एप्लीकेशन है उसका अगर C2 बेस्ड आर्किटेक्चर मॉडल हो, विच इज़ ऑन स्लाइड नंबर 8, तो जो पिछली स्लाइड में हमने बेसिक C2 आर्किटेक्चर स्टाइल की डेफिनेशन देखी है वो इसको सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे जो नोटिसेबल चीज़ है वो ये कि दिस इज़ वन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट, एंड GUI ऑल्सो इंडिपेंडेंट। अब इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक जो उनके सेंटर में क्या है, मिडिल में जो एक कनेक्टर है ये उसके साथ कनेक्टेड है, विच इज़ एन इवेंट कनेक्टर। अब इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। आप इसमें इनमें से कोई भी कनेक्टेड नहीं है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द इवेंट बस, जो कि एक कनेक्टर ही की किस्म है। अब C2 स्टाइल के कुछ इसमें मोटिवेशन है स्लाइड नंबर 9 पे कि वाई शैल वी यूज़ C2 स्टाइल। तो इसमें से कुछ इसके ये समझ करेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस ये हैं। इट सपोर्ट्स कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि हर कंपोनेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, दैट्स वाई जो है वी कैन डू कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग C2 स्टाइल। एक्सटेंड यूज़र इंटरफेस कोड रीयूज़, इसमें हम यूज़र इंटरफेस का कोड जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं, ये भी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे व्हाई वी कैन डू दैट। आमतौर पे C2 आर्किटेक्चर स्टाइल है दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर GUI बेस्ड एप्लीकेशन यूजुअली, ठीक है, आमतौर पे। तो इसका एक फ़ायदा हमें ये भी है कि वी कैन रीयूज़ द कोड, क्योंकि हर जो है कंपोनेंट है दैट इज़ इंडिपेंडेंट, सो वी कैन रीयूज़ द कोड नो मैटर वो GUI का है या वो लॉजिक का है। सपोर्ट मल्टीलिंगुअल प्रोग्रामिंग, मल्टीलिंगुअल प्रोग्रामिंग को ये सपोर्ट करती है अगेन, क्योंकि अगर कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है तो डजेंट मैटर हम कोई भी कंपोनेंट ज़रूरी नहीं एक ही लैंग्वेज में हम लिखें, we can we can develop them using any specific or particular language. It support distributed heterogeneous environment, ये कि इसका वो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए भी इसका यूज़ है। सपोर्ट डायनामिक आर्किटेक्चरल चेंजेस, ये डायरेक्ट डायनामिक आर्किटेक्चरल चेंजेस को भी ये सपोर्ट करता है, क्योंकि अगेन अगर इंडिपेंडेंस है कंपोनेंट्स, इट मीन्स कि सिस्टम की जो है वो अगर कपलिंग और कोहेजन की बात करें तो जो कपलिंग है वो भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है कपलिंग की वैल्यू, और अगर कपलिंग की वैल्यू लो हो किसी भी एप्लीकेशन में तो इट मीन्स कि वो डायनामिकली हम उसे रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसकी और एडवांटेजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन द यूज़ ऑफ द C2 आर्किटेक्चर स्टाइल। अब वी हैव सेकेंड लुक एट द C2 स्टाइल। एसिंक्रोनस, अगर हम इसकी डेफिनेशन को अगेन यूजिंग अ मोर कोहेसिव एंड कंसाइज वे से अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें, एसिंक्रोनस इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन अमंग ऑटोनमस कंपोनेंट्स। इंडिपेंडेंट या ऑटोनमस जो कंपोनेंट्स हैं
उनके दरमियान एसिंक्रोनस या इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए हम इस स्टाइल को यूज़ करते हैं, मीडिएटेड बाय एक्टिव कनेक्टर्स। ठीक है, उसमें एक्टिव कनेक्टर्स के ज़रिए से जिसे हम फैसिलिटेट करते हैं या जिसे फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड पे आपको जो है एक बेसिक सा मॉडल जो है वो नज़र आ रहा है, और नो कंपोनेंट टू कंपोनेंट लिंक्स, कंपोनेंट और कंपोनेंट के दरमियान इसमें डायरेक्ट जो है वो लिंक नहीं होते। ठीक है, इसमें कुछ इवेंट फ्लो रूल्स जो है वो भी हैं, और दैट इज़ हायरार्किकल एप्लीकेशन। आमतौर पे जो है C2 का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो या आर्किटेक्चर मॉडल है वो हायरार्किकली हम उसे मॉडल या विजुलाइज करते हैं, यानी C2 आर्किटेक्चर स्टाइल है। C2 आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो करते हुए हम जब भी किसी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे या उसे हम विजुलाइज करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ अ हायरार्की, या वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा। अब नोटिफिकेशन फॉल, ठीक है जी, नोटिफिकेशन फॉल करने का मतलब ये है, अगर ये जो हमारा हमने एक मॉडल यहाँ पे एक एरो साइन बनाया डाउनवर्ड्स, तो ये डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स के दिस इज एक्चुअली विजुलाइजिंग नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन को डिनोट कर रहा है। और इसके अलावा रिक्वेस्ट राइज, रिक्वेस्ट जो है जो यहाँ पे एक मॉडल है पॉइंटेड, ठीक है जी, जो अपवर्ड की तरफ है, अगर हम इसको देखें यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, ये जो है ये पॉइंट इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, इट मीन्स कि ये वाला जो अपवर्ड एरो है ये हमारे रिक्वेस्ट को मॉडल कर रहा है या रिक्वेस्ट को ये डिनोट कर रहा है विद इन द आर्किटेक्चर। यानी कि जिस भी एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये जो बेसिक हमारे पास एक ये मॉडल है, ये जो स्लाइड पे है, ये बेसिक जो मॉडल है, इफ़ इट इज़ डिनोटिंग एप्लीकेशन, अगर ये किसी एप्लीकेशन को डिनोट कर रहा है तो जो डाउनवर्ड पॉइंटेड एरोज है वो नोटिफिकेशन को डिनोट कर रहा है, यानी इट इज़ एक्चुअली डिनोटिंग के ये नोटिफिकेशन को हमने विजुलाइज किया हुआ है, और जो अपवर्ड पॉइंटेड एरो है यहाँ पे जी वो एक्चुअली रिक्वेस्ट को डिनोट कर रहा है विद इन द मॉडल ऑफ द एप्लीकेशन। और अगर तो ये रिक्वेस्ट है और ये अभी हमने बात की रिक्वेस्ट राइज करती है तो ये पुल स्ट्रेटजी को डिनोट कर रहा है, और अगर ये डाउनवर्ड है, ठीक है, नीचे की तरफ जो कि हमने भी बात की नोटिफिकेशन फॉल कर रही हैं, तो इट मीन दिस इज अ पुश स्ट्रेटजी या पुश ऑपरेशन को ये डिनोट कर रहे हैं। आई होप आप यू रिमेंबर कि पुल और पुश क्या होते हैं, हम पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं। अब इसकी बेसिक एक जो है वो एग्जांपल KLX वीडियो गेम की शक्ल में C2 आर्किटेक्चर स्टाइल, अभी हमने बात की कि यूजुअली GUI बेस्ड एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल इज़ रिकमेंडेड। KLX वीडियो गेम क्या होती है जी, एक बेसिक गेम है जो काफ़ी आई थिंक डिकेड्स पहले वन ऑफ द फॉरमोस्ट वीडियो गेम जो कि कंप्यूटर्स पे जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। शायद आपने खेली हो शायद ना खेली हो, लेकिन आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट, जिसमें से क्या होता है जी, कंसोल के ऊपर से कुछ टाइल्स या सर्कल ड्रॉप होते हैं, ठीक है, और उसके बाद नीचे वी हैव अ पैलेट, ठीक है, या उसका रिसीवर जिस पे हम उसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्टर, और उसके बाद क्या है हम उसे डिफरेंट नीचे यहाँ पे हमारे पास वेल है, ठीक है, यहाँ पे हम उसे स्टोर करते हैं। इन केस वी आर अनेबल टू कैच द सर्कल्स और टाइल्स जो कि नीचे की तरफ आ रही हैं, यकीनन अब हमारी जो है वो टर्न लूज कर जाएगी, बट वी हैव टू कलेक्ट द टाइल और सर्कल्स ऑन द पैलेट विच इज़ गिवन हियर। सो इसी जितना ज़्यादा हमारी इन्वेंट्री होगी उतना ज़्यादा हमें स्कोर मिलेगा। तो एनीवे अगर हम इसको देखें, उसके जो है गेम के या कंसोल के मल्टीपल हिस्से हो सकते हैं। KL एक्सक्यूट, यहाँ पे हमारा ये टाइल्स जो है ये सर्कल जो है वो कंसोल पे ड्रॉप कर रहे हैं। KLX पैलेट, वो हिस्सा जहाँ पे हम इसे कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन में कंसोल पे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। KLX वेल, वो हिस्सा जहाँ पे हम इस सब को स्टोर कर रहे हैं, इन चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को। KLX स्टेटस, गेम का स्टेटस क्या, स्कोर क्या हुआ है और कितनी टर्न्स हमारी बाकी हैं।
अब अगर इसका GUI बेस्ड ओरिजिनल अगर हम इसका इंटरफेस देखें तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर आपको पिछली स्लाइड में क्लियर नहीं हुआ तो होपफुली स्लाइड नंबर 12 पे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ गेम वी आर टॉकिंग अबाउट। अब अगर वी ऑलरेडी जस्ट सेट के जो है वो KLX जो गेम है दैट कैन बी डिज़ाइंड यूजिंग C2, और जो C2 आर्किटेक्चर स्टाइल है वो जो है यूजुअली हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में वो आर्किटेक्चर को मॉडल करता है और GUI बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए रिकमेंडेड है। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये कि C2 आर्किटेक्चर स्टाइल में कंपोनेंट्स हैं दे आर मेनली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इसलिए इंडिपेंडेंट कंपोनेंट की वजह से वी कैन हैव मल्टीपल एडवांटेजेस, जिसका हमने पिछली स्लाइड पे भी जिक्र किया था। अब नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि C2 का जो कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है लाइक दिस वो क्या होता है। अब इसमें वी कैन सी डोमेन ट्रांसलेटर है, डायलॉग है, इंटरनल ऑब्जेक्ट है, so on. What is internal object? Internal object is the gut of the component. C2 आर्किटेक्चर स्टाइल का जो भी कंपोनेंट होगा जिसे हम डिज़ाइन करेंगे उसमें इंटरनल ऑब्जेक्ट इज़ लाइक द गट, यानी उसका वो मेन पोर्शन है। जैसे ह्यूमन बींग्स का मेन पोर्शन वी कैन सी कि हमारे जो ट्रंक है दैट इज़ द मेन पोर्शन, इसी तरह जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है वो उसका क्या है, वो उसका मेन पार्ट है किसी भी कंपोनेंट का जो कि C2 आर्किटेक्चर स्टाइल का हिस्सा है। The wrapper maps messages to operations of the internal object. अब रैपर जो है वो जो है मैसेजेस को मैप करेगा इंटरनल ऑब्जेक्ट की तरफ। अब इसकी तरफ हम वापस आते हैं, पहले हम आगे चलते हैं। रिक्वेस्ट क्या है? ऑपरेशन इन्वोकेशन। रिक्वेस्ट क्या हो सकती है कि किसी ऑपरेशन को इन्वोक करो, अगर तो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो उसी ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो हमारा नोटिफिकेशन बन जाएगा। A wrapped object can be described in terms of method signatures. अब जो wrapped object है वो method signatures की शक्ल में हम उसे method signatures की फॉर्म में हम उसे जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। This organization allows reuse of independently developed off-the-shelf component as the internal object. अब इस खसूसियत की वजह से हम जो है वो इंडिपेंडेंट या ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स को इंटरनल ऑब्जेक्ट के तौर पे हम जो है वो रीयूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिक्वेस्ट जो होगी, जैसे यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट यकीनन हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट को विजुअलाइज किया स्लाइड नंबर 13 पे। अब यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो दैट विल बी मैप्ड ऑन टू द वो रिक्वेस्ट आएगी पहले डायलॉग के पास। इफ द रिक्वेस्ट इज समथिंग विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट यकीनन किसी ऑपरेशन की होगी ना कि ऑपरेशन को परफॉर्म करो या कोई वैल्यू प्रोवाइड करो, इफ दैट रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड ऑपरेशन इज रेलेवेंट टू द इंटरनल ऑब्जेक्ट, अगर वो इंटरनल ऑब्जेक्ट के स्कोप में शामिल है, तब क्या करेगा? जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, द रैपर मैप्स मैसेजेस टू ऑपरेशंस ऑफ द इंटरनल ऑब्जेक्ट। तब हम क्या करेगा कि डायलॉग जो है वो इसको मैप कर देगा टू द इंटरनल ऑब्जेक्ट थ्रू द रैपर, ठीक है। डायलॉग इसको मैप कर देगा उसी रिक्वेस्ट को इंटरनल ऑब्जेक्ट के पास, अगर तो ये उसके इंटरनल ऑब्जेक्ट के स्कोप में है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि डायलॉग ही उसको ऊपर की तरफ डोमेन ट्रांसलेटर के ज़रिए से किसी अपवर्ड लेयर की तरफ उसे जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। इसी चीज़ को हम स्लाइड नंबर 14 पे देख रहे हैं। अब वही बात जो हमने पहले अभी की है, द डायलॉग प्रोवाइड्स द कंट्रोल लॉजिक। डायलॉग क्या करता है जी? ये वाला जो हमारा डायलॉग है आप यहाँ पे देख रहे हैं, डायलॉग पोर्शन ऑफ द कंपोनेंट स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स द कंट्रोल लॉजिक। ये कंट्रोल लॉजिक प्रोवाइड करता है राउटिंग एनी रेलेवेंट मैसेज टू फ्रॉम द इंटरनल ऑब्जेक्ट। वो इंटरनल ऑब्जेक्ट की तरफ यकीनन को मैसेज राउट भी करेगा, अगर तो वो जो मैसेज राउट करना है इंटरनल ऑब्जेक्ट को अगर वो उसके रेलेवेंट है तो यकीनन इंटरनल ऑब्जेक्ट कोई ना कोई जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो कुछ वैल्यू भी जो है ना वो क्रिएट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू भी यकीनन वापस डायलॉग के पास मैप होगी। The domain translator translate messages from this component's vocabulary to that of the layer above. अब domain translator का क्या काम है? जैसे अभी हमने बात की कि वो messages को ट्रांसलेट करेगा फ्रॉम दिस component's vocabulary to that of the layer above।
अब वो मैसेज क्या है, एक्चुअली मैसेज क्या है, वो यकीनन अगर तो क्या हुआ है कि इंटरनल ऑब्जेक्ट ने कोई वैल्यू पास ऑन की है तो वो वैल्यू यकीनन किसी फॉर्म में होगी। वो फॉर्म क्या हो सकती है, वो इंटीजर भी हो सकती है, वो कैरेक्टर भी हो सकती है। तो डोमेन ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसी वैल्यू को जो प्रोड्यूस हुई है वो उसको अपने से ऊपर किसी लेयर को जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या वो जो डोमेन ट्रांसलेटर जो वैल्यू जो है वो पास ऑन करने लगा टू द लेयर अबव, क्या वो इस फॉर्म में है कि वो अपवर्ड लेयर के ऊपर कोई कंपोनेंट जो है वो उसे यूज़ कर सके। तो इसको करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस मैसेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, यानी ऐसी फॉर्म में उसे लाना पड़ेगा so that it can be used by the layer above। possibly वो उसी फॉर्म में हो सकता है जिस फॉर्म में डायलॉग ने उसे रिसीव किया फ्रॉम द लेयर्स बिलो। ठीक है, हो सकता है कि नीचे वाली लेयर ने क्या किया जी, नीचे वाली लेयर ने हो सकता है कि हमें जो है वो सर्टन फॉर्म में डेटा भेजा इंटीजर फॉर्म में, राइट। अब इंटीजर फॉर्म में क्या है जी, डायलॉग के पास वो आया। अब डायलॉग जो है लेट से वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है इंटरनल ऑब्जेक्ट, डायलॉग से मैप करेगा इंटरनल ऑब्जेक्ट के पास, और इंटरनल ऑब्जेक्ट ने लेट से कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके पास वो जो है उसका रिजल्ट क्या आ गया रियल फॉर्म में। रिसीवर इंटीजर में हुआ है लेकिन क्या हुआ है कि उसको रियल में कन्वर्ट कर दिया इंटरनल ऑब्जेक्ट ने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। नाउ व्हाट डोमेन ट्रांसलेटर विल डू, डायलॉग इसको जो रिजल्ट है एज इट इज डोमेन ट्रांसलेटर को वो भेज देगा। So what domain translator need to do, that value which has been produced by the internal object, it has to be converted into the real form yet again so that consistency can be achieved। Note that a component never requests anything of components beneath it। एक चीज ध्यान में रखें, कोई भी component अपने नीचे वाले कंपोनेंट से कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हम C2 आर्किटेक्चर मॉडल की बात कर रहे हैं। अगर मॉडल में हम ये चीज़, हम किसी भी एप्लीकेशन का C2 आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो करते हुए कोई मॉडल बनाते हैं, सो वी नीड टू मेक श्योर उस मॉडल के हद तक हम जो है ये कंपोनेंट को अपनी निचली लेयर के किसी कंपोनेंट के साथ वैल्यू को रिक्वेस्ट करते हुए शो नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, जब भी हम डाउनवर्ड एरो मॉडल करेंगे C2 आर्किटेक्चर स्टाइल को यूज करते हुए तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ नोटिफिकेशन, और अपवर्ड एरो जब भी हम बनाएंगे या विजुलाइज करेंगे इसका मतलब क्या है, दिस इज अ रिक्वेस्ट दैट हैज बीन मेड फ्रॉम अ लेयर बिलो टू द लेयर अबव। C2 कंपोनेंट कनेक्शन, अभी पिछली स्लाइड्स में हमने इसकी बात की कंपोनेंट के स्ट्रक्चर्स के हवाले से, लेकिन C2 आर्किटेक्चर स्टाइल में कनेक्टर्स का भी एक बड़ा वाइटर और मेन रोल है। अब उसकी हम देखते हैं कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली। ब्रॉडकास्ट ऑल मैसेजेस रिसीव्ड ऑन द बॉटम साइड टू द टॉप साइड एंड वाइस वर्सा। जो मैसेजेस हैं नीचे से या ऊपर आ रहे हैं या ऊपर से नीचे जा रहे हैं उन्हें क्या करना, ब्रॉडकास्ट करता रहे, यानी जो भी रेलिवेंट पोजीशन है, रेलिवेंट डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचाने में मदद करना। ऑपरेट अक्रॉस मशीन, अब ये कनेक्टर का रोल सिर्फ एक मशीन पे नहीं है, अक्रॉस मशीन्स, यानी अगर एक मशीन से भी ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है सो कनेक्टर जो कि दिस इज़ ऑल वर्चुअल, ये फिजिकल कनेक्टर नहीं है, जैसे कि हम पहले भी चैप्टर 6 में बात करते हैं, दिस इज़ वर्चुअल। तो अक्रॉस द मशीन एक मशीन पे भी हो सकते हैं और अक्रॉस द मशीन भी हो सकते हैं। ऑपरेट अक्रॉस लैंग्वेजेस, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो एक ही लैंग्वेज में लिखे हों, दे कैन बी रिटन ऑफ इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो क्या है, दैट्स व्हाई वी से ऑपरेट अक्रॉस लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी इसे सपोर्ट करना पड़ेगा। अकोमोडेट डायनामिक अटैचमेंट एंड रिमूवल ऑफ कंपोनेंट्स, अब कनेक्टर का एक ये भी इसमें जो है फैसिलिटी ये भी है, इसका फ़ायदा या रोल ये भी है कि ये डायनामिक रन टाइम पे अगर कोई कंपोनेंट की अटैचमेंट या रिमूवल है तो इट शुड ऑल्सो अकोमोडेट दैट, क्योंकि कंपोनेंट डायरेक्टली तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो वो तो कनेक्टर के ज़रिए से आपस में कनेक्ट होंगे। सो कनेक्टर का रोल ये भी है कि डायनामिक जो चेंजिंग है उसे भी अकोमोडेट करना। और जो कनेक्टर है C2 में वो मल्टीपल तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अगर अभी हमारे जहन में ये आ रहा है ये कनेक्टर का एक्चुअली ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, तो एक्चुअली ये है होते क्या हैं, ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उसका जवाब ये है कि दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन नंबर ऑफ वेज। वो प्रोसीजर कॉल हो सकते हैं,
ठीक है, वो जावा इवेंट्स हो सकते हैं या किसी भी लैंग्वेज के इवेंट्स हो सकते हैं। ये कॉर्बा ORBS, उसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। कॉर्बा को हमने शुरू में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन में इसके नाम से हमें आगाही हुई थी। कॉर्बा इज कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, ठीक है। और विद इन द कॉर्बा वी मे हैव सम स्मॉल यू कैन से लाइब्रेरी एज वेल विच इज ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, ठीक है। तो जो प्रोसीजर कॉल जो कनेक्टर था C2 में, उसे हम प्रोसीजर कॉल के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो या इवेंट्स की शक्ल में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, यानी वो इवेंट्स के ज़रिए से कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाएं। या अगर तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, तो वो जो C2 के कनेक्टर्स हैं, they can be implemented or they can be Corba ORBs, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वी हैव टिपिकल C2 कॉन्फ़िगरेशन, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। ये बेसिक एक जेनेरिक किस्म का आर्किटेक्चर मॉडल है जो कि हमने C2 आर्किटेक्चर स्टाइल को यूज़ करते हुए एक एनोनिमस एप्लीकेशन का बनाया है। अब इसके टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटेशन ओरिजिनेट्स मोस्टली इन लोअर लेयर्स। कंप्यूटेशन जो है वो ओरिजिनेट होती है लोअर लेयर से, नीचे वाली लेयर से। अगर एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर नोटिफिकेशन ऊपर से नीचे फॉल होती हैं, रिक्वेस्ट नीचे से ऊपर जाती हैं, इसका मतलब है कि क्लाइंट लेयर है वो C2 में यूजुअली हम नीचे मॉडल करते हैं, ठीक है। और जो सर्वर लेयर है वो आमतौर पे टॉप हायरार्की में हम उसे मॉडल करते हैं। components need not process all messages they receive। कंपोनेंट को ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैसेजेस को वो प्रोसेस करें। देखें, जैसे अभी हमने पहले भी देखा कि वो अगर तो वो समझते हैं कि द मैसेज रिसीव्ड और रिक्वेस्ट रिसीव्ड रेलेवेंट, वो इंटरनल ऑब्जेक्ट को उसे मैप कर देंगे, आउटकम प्रोड्यूस होगी और नोटिफिकेशन जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। अदरवाइज वो क्या है, वो उसे ऊपर की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। कनेक्टर्स नीड नॉट फुली सेग्रीगेट लेयर्स, ठीक है। कनेक्टर्स आम तौर पे ज़रूरी नहीं है कि वो लेयर्स को आपस में जो है वो डिवाइड करें। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंपोनेंट 2 जो है वो कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है, राइट। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कंपोनेंट 2 ही के साथ, अगर किसी ने यहाँ से इस लेयर से इधर जाना है तो वो कंपोनेंट 2 पे डिपेंडेंट नहीं है। कनेक्टर 2 और कनेक्टर 1 के दरमियान भी यहाँ पे कनेक्शन मौजूद है। दैट्स वाई वी से कि कनेक्टर्स जो हैं वो फुली या मुकम्मल तौर पे लेयर्स को जो वो डिवाइड नहीं करते। अब स्लाइड नंबर 18, रूल्स ऑफ द C2 स्टाइल, जो हम पढ़ चुके हैं यकीनन, उसी की मोरलेस इसमें रिवीजन है। कंपोनेंट्स आर नेवर अटैच टू अदर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट्स के साथ कभी भी डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे। A component can be attached to at most one connector on its top side and one on its bottom side। कंपोनेंट जो है वो टॉप साइड पे एक कनेक्टर के साथ अटैच हो सकता है और बॉटम साइड पे भी एक कनेक्टर के साथ अटैच हो सकता है। कनेक्टर्स कैन बी अटैच टू अदर्स कनेक्टर, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पे देखा है कि कनेक्टर जो है अगर वो फुली लेयर्स को सेग्रीगेट नहीं करते तो वो एक कनेक्टर दूसरे कनेक्टर्स के साथ भी अटैच हो सकता है। A connector must have at least one component or connector attached on its top side। कनेक्टर का जो है वो कम से कम एक कंपोनेंट और एक कनेक्टर ऊपर की तरफ उसके साथ अटैच होना चाहिए, एंड वन अटैच ऑन इट्स बॉटम साइड, और एक उसकी बॉटम साइड के साथ जो निचली तरफ के साथ अटैच होना चाहिए। रिक्वेस्ट ओनली गो अप इन द आर्किटेक्चर। C2 बेस्ड आर्किटेक्चर किसी भी एप्लीकेशन का होगा, अपवर्ड पॉइंटेड एरो हमेशा रिक्वेस्ट को डिनोट करेगा, और जो डाउनवर्ड पॉइंटेड एरो है वो हमेशा नोटिफिकेशन को डिनोट करेगा। देयर इज़ नो सर्कुलरिटी अलाउड, इसमें कोई सर्कुलरिटी अलाउड नहीं है। जैसे आपने फ्लो चार्ट्स पढ़े होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें हम फ्लो चार्ट बनाते हुए या इवन UML के भी समटाइम मॉडल में हम एक जो है सर्कुलर अगर हमने कोई सर्कुलरिटी शो करनी है तो हम एक स्टेट के ऊपर एक लाइन बना के एरो को पॉइंट कर देते हैं उसी स्टेट या कंपोनेंट की तरफ। लेकिन इस किस्म का कोई भी स्कीम या सिनेरियो वो C2 हमें अलाउ नहीं करता।
दैट्स वाई अगर सर्कुलरिटी अलाउड नहीं है तो कंपोनेंट कैन नेवर रिसीव इट्स ओन मैसेजेस। कोई भी कंपोनेंट, हम ये कभी भी नहीं मॉडल में बता सकते कि कंपोनेंट का मैसेज जो है वो या कोई आउटकम है वो वापस उसी में वापस आ रही है। सो कंपोनेंट इंटरफेसेस अगर हम C2 की बात करें तो वी कैन डिफाइन जेनेरिक इंटरफेसेस एज वेल। अब ये हमारे पास अगेन जैसे कि पिछली स्लाइड से भी चल रहा है, हमारे पास C2 का एक जेनेरिक आर्किटेक्चर मॉडल है जिसमें हम कहते हैं कि ऐसी एप्लीकेशन का मॉडल है जिसमें 5 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1 2 3 4 एंड 5, और ये जो है वो दो कनेक्टर्स, कनेक्टर 1 और कनेक्टर 2 के ज़रिए से ये आपस में लेयर्स को या हायरार्की को हमने सेपरेट किया हुआ है। रिक्वेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ है और जो नोटिफिकेशन है वो नीचे की तरफ इसमें फॉल करेंगी। अब इसको अगर हम इंटरफेसेस को राइट साइड पे हम अगर टेक्सचुअली विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो लेट्स से सबसे पहले कंपोनेंट 1, राइट जी, कंपोनेंट 1 टॉप एंड बॉटम। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, दिस इज द कंपोनेंट 1 जो कि हमने यहाँ पे से विजुअलाइज किया हुआ है। अब इसका टॉप पार्ट एम्प्टी है, टॉप के बाद यहाँ कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि कंपोनेंट 1 जो है दैट इज एट द हाईएस्ट हायरार्की लेवल, उससे ऊपर कोई भी लेयर नहीं है। दैट्स वाई उसका टॉप पार्ट है दैट्स इज एम्प्टी और उसकी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंपोनेंट 1 इज एट द टॉप लेयर, वेयर बॉटम लेयर में इसके पास क्या है जी, रिक्वेस्ट। अब एक चीज़ इससे पहले समझने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखें कि आमतौर पर जब हम कोड लिखते हैं, कोड में कोई भी टॉप पार्ट या बॉटम पार्ट नहीं होता किसी भी क्लास का, राइट। अब एक फंक्शन अगर हमने क्लास में वो पहली लाइन में डिफाइन किया हुआ है, डजंट मेक अ डिफरेंस अगर हम उसको 10वीं लाइन में डिफाइन कर दें या 20th लाइन या 30th लाइन में कर दें, as long as we satisfy the whole functionality and as long as that function is part of the same class, उसका ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता कि हम उसको कोड, उसका फंक्शन को हम कहाँ डिफाइन करते हैं। अगर वो क्लास का हिस्सा है, एज लॉन्ग एज इट इज़ पार्ट ऑफ द सेम क्लास, वो यकीनन एग्जीक्यूट होगा। कोड के हवाले से अरेंजमेंट और ऑर्डर इतना मैटर शायद नहीं करता। लेकिन C2 क्योंकि ये आर्किटेक्चर है विच इज़ अ ग्राफिकल विजुअलाइजेशन, तो हम इसमें टॉप और बॉटम को इसलिए मेंशन कर रहे हैं सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्वेस्ट एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, यकीनन कोड का तो कोई टॉप पार्ट नहीं होता। जैसे हम कंपोनेंट 1 को यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो टॉप पार्ट बनेगा वो ये वाला हिस्सा होगा जो ऊपर की तरफ है, और इसका जो बॉटम पार्ट होगा वो ये वाला होगा जो इसका नीचे की तरफ है। अब ज़ाहिर कोड की ज़रूरत में ऐसी कोई भी जो है ना डिफ्रेंसिएशन या टेक्सोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन since we are talking about a model and in order to differentiate between notification and request, we are actually considering top part क्या है और bottom part क्या है। So getting back to what is written on the right side of the right hand side of slide 19, component top इसका empty है as I just said, bottom में इसमें क्या है जी, request। ठीक है जी। अब वो रिक्वेस्ट क्या हो सकती है, वो रिक्वेस्ट कैन बी, यकीनन अगर रिक्वेस्ट है तो इट मीन्स इट इज़ अ क्यूरी, और अगर वो क्यूरी है तो उसका इटसेल्फ कोई ना कोई आईडी होगा, उसका कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होगी जो कि यकीनन पॉसिबली इंटीजर में होगी। एंड एम इज़ अ मैसेज, वो मैसेज जो है वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि अगर रिक्वेस्ट है तो यकीनन रिक्वेस्ट की कोई ना कुछ बॉडी तो होती है, और अगर वो नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो नोटिफिकेशन में क्या यकीनन वो भी नोटिफिकेशन भी किसी भी फॉर्म की एक्नॉलेजमेंट ही होगी ना, एक्नॉलेजमेंट का। और अगर एक्नॉलेजमेंट है तो यकीनन एक्नॉलेजमेंट का कोई ना कोई आईडी होगा, और आईडी क्या है वो आमतौर पे वो इंटीजर फॉर्म में ही होगा। कंपोनेंट 2 की अगर हम बात करें, अब कंपोनेंट 2 का टॉप पार्ट जो है वो टॉप पार्ट एम्प्टी नहीं है। इसकी वजह यह है कि दिस इज कंपोनेंट 2, ठीक है, दिस इज समवेयर इन द सेंटर ऑफ द मॉडल। इसके ऊपर भी कुछ है और उसके नीचे भी वो कनेक्टर है एंड इट इज कनेक्टेड फ्रॉम बोथ साइड टू अ कनेक्टर। ये ऊपर वाले हिस्से के साथ भी कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है और निचले हिस्से के साथ भी कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर वाले जो लेयर है उसमें भी कंपोनेंट है और निचली वाली लेयर में भी कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट 2 का टॉप पार्ट की हम बात करें, यकीनन टॉप पार्ट के साथ ये क्या कर सकता है जी, या तो ये रिक्वेस्ट को ऊपर फॉरवर्ड करेगा या ये नोटिफिकेशन को रिसीव करेगा।
तो नोटिफिकेशन जो है वो क्या है, अगर तो नोटिफिकेशन है तो वो एक्नॉलेजमेंट होगी उसकी, और एक्नॉलेजमेंट का कोई ना कोई आईडी भी होता है जो कि इंटीजर फॉर्म में पॉसिबली हो सकता है। बॉटम पार्ट में क्या है जी, रिक्वेस्ट हो सकती है, और अगर वो रिक्वेस्ट है तो वो रिक्वेस्ट को यकीनन उसकी भी कोई ना कोई आईडी होगी, और आईडी जो है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन, और ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा अनलेस अदरवाइज वी गेट टू डिस्क्राइब द होल एप्लीकेशन, होल लेयर, सारे के सारे जो है एप्लीकेशन को हम डिस्क्राइब कर लें, या सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम डिस्क्राइब कर लें, वी कैन मेक इट एज लॉन्ग, जैसे जितनी जितनी एप्लीकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा हमें उसकी टेक्सोनमी को डिफाइन करने के लिए हमें ये टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। एक्चुअली ये टेक्स्ट है क्या, द क्वेश्चन इज ये टेक्स्ट है क्या। दिस टेक्स्ट इज एक्चुअली टेलिंग और डिस्क्राइबिंग द रूल ऑफ द C2 एप्लीकेशंस, कि एप्लीकेशन का एक टॉप पार्ट है, एक बॉटम पार्ट है। अगर तो जो है एप्लीकेशन, अगर हम ऐसे कंपोनेंट की बात करें जो कि टॉप हायरार्की पे है, ठीक है, तो उसका यकीनन कोई भी टॉप पार्ट नहीं होगा, उसका बॉटम पार्ट ही होगा। बॉटम पार्ट से अगर वो एप्लीकेशन है तो यकीनन वो जो है वो रिक्वेस्ट को या तो रिसीव करेगी और उस नोटिफिकेशन को वो जो है वो सेंड करेगी, एंड सो ऑन। यू कैन सी के डिपेंडिंग ऑन द साइज, अगर आप इस टेक्सोनमी को जो है जो टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है या रूल जो उसकी डिफाइन करी है, यहाँ पे तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को ही डिफाइन किया गया। यू कैन इवन ट्राई इट योरसेल्फ एंड ट्राई टू डिस्क्राइब कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 4, इवन कंपोनेंट 5 एज वेल। इससे हमें आइडिया हो जाता है इसको पढ़ के कि विच कंपोनेंट वी आर रेफरिंग टू और उसका क्या एट्रीब्यूट्स है। और इसी तरह जैसे कि टॉप पार्ट में यहाँ पे कंपोनेंट 1 का जो है वो टॉप पार्ट एम्प्टी है, इसी तरह कंपोनेंट 3 या कंपोनेंट जो 4 हैं इनका बॉटम पार्ट एम्प्टी होगा, बिकॉज दे आर एट द लोएस्ट हायरार्की, और यकीनन इनसे नीचे कोई और फर्दर लेयर या कनेक्टर नहीं है। आई होप ये क्लियर है। केलेक्स एंड C2, अगर हम केलेक्स गेम की बात करें जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में कुछ स्लाइड्स पहले जो देखी है, अगर हम उसका C2 बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल हम अगर विजुलाइज करें या मॉडल करें तो वो ये कुछ इस तरह का बनेगा। अब इसमें टॉप लेयर्स हैं, टॉप लेयर वी कैन सी हेयर कि दे अपीयर टू बी सर्वर लेयर्स, ठीक है। क्लॉक, लॉजिक डिफाइन है, स्टेटस, abstract data types, queued, ADT, well, abstract data type, palette, abstract data type, वो सारी की सारी जो है वो हिस्से जो हमने बात की थी गेम का हिस्से होंगे। हमने कहा था एक उसका जो है वो स्टेटस होगा, एक क्यूट होगा, एक वेल है, एक पैलेट है। उसके बाद क्या है जी, इसका लॉजिक पार्ट, टाइल प्लेसिंग लॉजिक, टाइल मैच लॉजिक, रिलेटिव पोजीशन लॉजिक, अगेन स्टेटस लॉजिक, गेम का स्टेटस क्या है, स्टेटस आर्टिस्ट, वेल आर्टिस्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल GUI कंपोनेंट्स है कि उनकी मॉडलिंग या ऑब्जेक्ट को कैसे हम विजुलाइज करेंगे। टाइल आर्टिस्ट, राइट, देन वी हैव लेआउट मैनेजर। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमने टाइल आर्टिस्ट जो है इसको इसके साथ जो है वो अलहदा रखा है। इसकी वजह, द पॉसिबल रीज़न कैन बी कि टाइल इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट उसकी जो रिलेटिव जो लोकेशन है दैट विल कीप चेंजिंग। बाकी जितने भी हैं गेम के कंसोल में हिस्से जिसके पार्ट्स हैं, लेट्स से वो स्टेटस है या वेल है, क्यूट है या मोर और लेस पैलेट है, दे आर कन्फाइंड टू अ सर्टेन स्पेस, सर्टेन एरिया ऑन द कंसोल। इनमें से पैलेट एक वाहिद है जो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, whereas the tile on the other hand, tile ऐसा ऑब्जेक्ट है that is coming from top to bottom on the console and it will keep on changing, ठीक है। वो डिफरेंट कलर के रैंडमली गिरेंगे। अगर वो वेल में इकट्ठे हो गए तो यकीनन उसको हम, अगर फुल हो गया तो यकीनन दे विल बी रीसेट, उसे रीसेट कर दिया जाएगा। फर्दर टाइल कंसोल से आ रही हैं, फिर इकट्ठी हो रही हैं, जा रही हैं, फिर आ रही हैं, सो ऑन। देन वी हैव द सेकेंड लास्ट लेयर, लेआउट मैनेजर, ठीक है, द ओवरऑल विच होल्ड्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुगेदर, एंड देन द ग्राफिक्स बाइंडिंग, ठीक है, एप्लीकेशन की ग्राफिक्स बाइंडिंग कि कैसे हम इसको इकट्ठा, हमने इसको थ्रू डिफरेंट इवेंट हमने इसे कनेक्ट करके रखना है। अगर हम बात करें KLX in C2 using C2 architecture style,
By substitution of three components, the game can be transformed into one where letters instead of tiles fall down. हमने बात की कि C2 बेस आर्किटेक्चर स्टाइल वो उसमें कंपोनेंट जो हैं वो हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेशन या उसकी एक आर्गूमेंट, ये दलील ये भी है कि जो हमने आर्किटेक्चर पिछली स्लाइड पे देखा है, इस पे अगर हम सिर्फ 3 जगह पे चेंजेस करें तो गेम जो है इंटायरली उसकी लॉजिक चेंज हो जाएगी। बजाय इसके, अभी हम टाइल्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसी गेम अगर हम चाहते हैं कि कंसोल में टाइल्स की बजाय अल्फ़ाबेट्स नीचे आएँ और हम जो वेल है, कुआं है जहाँ पे हम टाइल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा करें सच दैट वी आर एबल टू मेक वर्ड्स। ठीक है, जैसे अगर टी फॉल कर रहा है तो टी को हम एक जगह इकट्ठा करें, उसके बाद ए को हम उस जगह इकट्ठा करें, फिर बी को, फिर एल और ई को, इनको एक जगह इकट्ठा करें तो मेक अ वर्ड या अल्फ़ाबेट, जैसे टेबल। ठीक है, तो इस तरह अगर हम टाइल्स की बजाय ऐसा कुछ लॉजिक चाहते हैं तो उसके लिए हमें 3 जगह पे चेंज करनी पड़ेगी। लेट्स से एक यहाँ पे जी टाइल, नेक्स्ट टाइल प्लेसिंग लॉजिक, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट प्लेसिंग लॉजिक, टाइल मैच लॉजिक की बजाय अल्फ़ाबेट मैच लॉजिक, और टाइल आर्टिस्ट की बजाय अल्फ़ाबेट आर्टिस्ट। तो 3 कंपोनेंट्स इफ़ वी आर एबल टू चेंज, तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, उसका लॉजिक और उसका जो फेस है वो चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ using C2 style